अगले दिन अमित थोड़ी देर से उठता है, अपने कमरे से बाहर आता है। शशांक बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। लता किचन में होती है और दामोदर गार्डन में पेड़ों की कटाई कर रहा होता है। उसे मधुलिका कहीं दिखाई नहीं देती। अमित पूजा घर में उसे देखता है। मधुलिका के कमरे में जाकर चेक करता है और फिर टेरेस पर जाकर देखता है, मगर मधुलिका उसे कहीं नहीं दिखाई देती है। अमित ये सोचता है, शायद उसकी बातों से नाराज होकर वह मोहिनी के पास चली गई होगी। अमित तैयार होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। लंच में आवाज पर आता है, तब भी उसे मधुलिका नहीं दिखाई देती। वह फिर भी बिना पूछे वापस चला जाता है। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद सीधे मधुलिका के कमरे में जाता है, मगर मधुलिका अभी भी वहां नहीं थी। अमित को बेचैनी सी होने लगी थी, कहीं वह सच में वापस तो नहीं चली गई। वो अपने फोन में मधुलिका का लास्ट सीन चेक करता है, जो कि कल रात का था। अंत में परेशान होकर लता से पूछता है, लता मधुलिका कहाँ है? सुबह से दिख नहीं रही। लता, साहब मैडम तो सुबह ही चली गई। अमित, कहाँ चली गई? लता, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, कह रही थी घर जा रहे हैं, आप शशांक भैया से पूछ लीजिए, सुबह वो ही उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गए थे। अमित शशांक के पास जाकर, मधुलिका कहाँ है? शशांक, भाभी तो वापस चली गई हैं। अमित, ऐसे कैसे चली गई मुझे बिना बताए? आखिर मुझे बताना तो चाहिए था ना। शशांक, मैं कुछ नहीं जानता, भाभी रात में ही पैकिंग कर रही थी, शायद आपसे किसी बात पर नाराज थी, वो बहुत उदास भी थी। मैंने उनसे कहा भी था अभी ना जाएं, एक दो दिन बाद तो मैं भी चल रहा हूँ, मगर उन्होंने कहा नहीं, उन्हें आज ही जाना है। उनकी जिद के आगे मैं क्या करता? अमित, मुझे बता तो सकती थी, सो रहा था तो मुझे जगाया जा सकता था। शशांक, उन्होंने मुझे आपसे बताने के लिए मना किया था, तो मैं क्या करता? अमित परेशान होकर मधुलिका को कॉल लगाता है, मगर मधुलिका फोन नहीं उठाती है। वो बार बार कॉल करके रह जाता है। मधुलिका कॉल कट कर देती है। अंत में परेशान होकर अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। अमित बहुत परेशान होता है, अपने कमरे में चला जाता है। तभी शशांक पीछे से आकर, भाई क्या हुआ? अमित, कुछ नहीं, तुम अभी जाओ यहाँ से, मेरा मूड बहुत खराब है। शशांक वहां से चला जाता है। मोहिनी को मैसेज करता है, भाई बहुत अपसेट हैं, काम हो गया। मोहिनी मधुलिका को मैसेज पढ़कर सुनाती है, क्योंकि मधुलिका लखनऊ न जाकर बल्कि मोहिनी के पास ही रुक गई थी। मधुलिका, मुझे ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं उनके डिवोर्स देने से पहले उन्हें डिवोर्स दे दूंगी। मोहिनी, पागल हो गई हो क्या? हम लोग तुम्हें एक करने में लगे हुए हैं और तुम डिवोर्स की बात कर रही हो? मधुलिका, तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत ही बुरा और इंसल्टिंग फील होता है, क्योंकि मैं एक आदमी जो कि मेरा पति है, उसे मैं कंट्रोल में ना कर सकी। मोहिनी, ओके बाबा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगता है, शादी में चलते हैं, शायद कुछ सुधार हो जाए। मधुलिका, अब तुम जल्दी से पैकिंग करना शुरू करो, हमें आज रात ही निकलना है, कल नहीं। मोहिनी, शशांक को मैसेज करती हूँ, तुम नहीं आ रहे क्या? तभी शशांक का कॉल आ जाता है, नहीं आप लोग जाइए, मैं शादी में विद्या को लेकर आऊंगा, और प्लीज आप ये बात मधुलिका भाभी को मत बताना, वरना बहुत परेशान हो जाएंगी। मोहिनी, जीजा जी के क्या हाल हैं? शशांक, भाई बहुत अपसेट लग रहे हैं, उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया है, फिलहाल अभी है नहीं, शायद विद्या से मिलने गए होंगे। भाई को शक है कि भाभी और आप और मैं मिले हुए हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मोहिनी, तो तुम कब आओगे और उस विद्या को लेकर आ रहे हो? वो कहीं कुछ और बवाल ना कर दे। शशांक, हम लोग हल्दी के एक दिन पहले आ जाएंगे और वो कोई बवाल नहीं करेगी, उसका भी आना जरूरी है, वरना भाई का मन उसी में रखा रहेगा और हम लोग भी कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग को प्लानिंग करके विद्या को एक्सपोज करना है। मोहिनी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पैकिंग कर लूँ, घर जाने के लिए निकलना है। दोनों अगले दिन सुबह सुबह ही मधुलिका के घर पहुंच जाती हैं। कुछ देर मोहिनी वहां रुकने के बाद वापस अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद मधुलिका की मम्मी आकर पूछती हैं, तुम अपने घर कब जाओगी? मधुलिका अपनी दोनों बहुओं को चढ़ाते हुए, अपने घर में तो हूँ ही। मम्मी हंसते हुए, अरे मेरा मतलब तुम्हारी ससुराल से है। मधुलिका, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ आने से? जब भी आती हूँ तब एक ही सवाल, कब जाओगी अपने घर? आपके सवालों से तंग आ चुकी हूँ, आया ही नहीं करूंगी मैं। तभी त्रिपाठी जी कमरे में आते हैं, क्या हो गया, मेरा बच्चा इतना परेशान क्यों है? मधुलिका त्रिपाठी जी से मम्मी की शिकायत करते हुए, देखिए ना पापा, जब भी आती हूँ तब मम्मी का एक ही सवाल रहता है, अपने घर कब जा रही हो? आए हुए मुझे अभी एक दिन भी नहीं हुआ है पूरा। वो मम्मी को डांटते हुए, ऐसे क्यों बात करती हो, अभी तो वो आई है, आराम करने दो, चली जाएगी। मम्मी, मुझे क्या करना है, जाए या ना जाए,
मैंने तो सिर्फ इसीलिए पूछा कि शेफाली की शादी है, अवस्थी जी खुद ही कर रहे होंगे घर में काम, काम होगा ना बहुत सारा। मधुलिका, और सारे लोग हैं काम करने के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, डॉक्टर को दिखा लो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। चक्कर क्यों आ रहा है तुम्हें? मधुलिका, कुछ नहीं पापा, शायद ये सब सफ़र की थकान की वजह से है। मैं रेस्ट कर लूँ पापा, उसके बाद कल सुबह आप मुझे मेरे घर छोड़ देना। घर छोड़ देने वाली बात मधुलिका ने अपनी मम्मी की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए कही थी। सारा दिन आराम करने के बाद मधुलिका मोहिनी को फ़ोन करती है। और बताओ मैडम, घर जाकर तुम भूल ही गईं? मोहिनी, नहीं भूल गई, आज बहुत थकान हो रही थी, मैं आराम करने लगी थी, तुम्हारी फ़ोन कॉल से उठी हूँ। मधुलिका, मुझे भी बहुत थकान लग रही है, पेट में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं। मोहिनी, एक काम करो, घर जाने से पहले डॉक्टर को दिखा लो, क्या पता पेट में इन्फेक्शन हो गया हो। मधुलिका, इन्फेक्शन कैसा हो गया? मोहिनी, आजकल कुछ पता नहीं चलता है, कब क्या हो जाए, डॉक्टर को दिखा जरूर लेना। मधुलिका, हाँ तुम सही कह रही हो, कुछ कम प्रॉब्लम होगी, फिर कहीं कुछ बड़ी हो गई तो। मोहिनी हंसते हुए, ससुराल जाओगी, वहाँ काम करना पड़ेगा, वहाँ बहानेबाजी नहीं चलेगी कि तबीयत ठीक नहीं है। मधुलिका, यार मोहिनी, बाद में बात करती हूँ, अमित जी का कॉल आ रहा है। मधुलिका अमित का कॉल अटेंड करती है। वो सीधे उस पर गुस्साने लगता है, कहाँ थी तुम? कल से कितनी बार फ़ोन कर चुका हूँ, मगर तुम्हारा फ़ोन ऑफ आ रहा था। मधुलिका, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं अपने घर आ गई हूँ, आपको मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र करने के लिए विद्या ही काफ़ी है। अमित, टेंशन क्यों ना लूँ, तुम मुझे बिना बताए चली गई। मधुलिका, बिना बताए कैसी चली आई? आप ही ने तो कहा था कि मैं चली जाऊं, सो मैं चली आई। अमित, चली गई वह ठीक है, मगर फ़ोन क्यों ऑफ था? जवाब चाहिए मुझे। मधुलिका, मुझे आपके किसी भी सवालों के कोई जवाब नहीं देना, मेरा फ़ोन है और मेरी मर्जी है, जब चाहूँ ऑन रखूँ, जब चाहूँ ऑफ। अमित, ऐसे कैसे ऑन रखो ऑफ रखो, तुमको ये भी नहीं लगा कि मुझे फिक्र हो रही होगी? मधुलिका, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको मेरी फिक्र है, आपको जिस विद्या की फिक्र है वह आपके पास है। अमित, विद्या इन सब में बीच में कहाँ से आ रही है? मधुलिका, वही तो बीच में आई थी, सब कुछ सही चल रहा था, सॉरी भूल गई थी, वह बीच में नहीं बल्कि मैं आप दोनों के बीच में आ गई थी। आपका रास्ता तो क्लियर है, मैं हट रही हूँ आप दोनों के बीच से। और वैसे शेफाली की शादी तक ये बेनाम रिश्ता चल रहा है, उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फ़ोन रखें और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अमित, मधु तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, मैं मानता हूँ, कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करता होगा जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, मगर मैं उसे भुला नहीं पा रहा था, मैं क्या करता? मधुलिका, कुछ मत करिए, फिलहाल फ़ोन रखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने घर में हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि डिवोर्स से पहले सबको पता चल जाए और घर वाले मिलकर फिर हम दोनों को मजबूर कर दें साथ में रहने के लिए। अमित, तुम मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ तबीयत को, बताओ मुझे, अभी जाओ डॉक्टर को दिखा कर आओ। मधु लापरवाही से, नहीं। मधुलिका, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, कहकर कॉल कट कर देती है। मगर अमित बार बार कॉल करके रह जाता है, अंत में वो परेशान होकर वह फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। फिर अमित मधुलिका के पापा को कॉल करके तबीयत के बारे में बताता है। अंकल प्लीज आप उसे डॉक्टर को दिखा दीजिए, कुछ नहीं बता रही है, बहुत जिद्दी है, मुझसे थोड़ा नाराज है। त्रिपाठी जी, मधुलिका तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने हमें बताया भी नहीं। अभी अमित का कॉल मेरे पास आया था, तुम मुझसे नाराज हो? पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, मगर हम तो तुम्हारे माँ बाप हैं, हमें तो बता सकती थी। मधुलिका, पापा बताया तो था, बस ऐसे ही थकान है मुझे, पेट में हल्का हल्का दर्द है, मगर वह ठीक हो जाएगा। मधुलिका की मम्मी उसके पास आकर धीरे से पूछती हैं, और कोई बात तो नहीं है? मधुलिका, और कोई बात, क्या मतलब? मम्मी, मैटरनिटी से रिलेटेड। मधुलिका, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना। पापा, आज रहने दीजिए, मैं कल चेकअप करवा लूंगी, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, वहाँ घर के पास में एमएच हॉस्पिटल है, वहीं दिखा लूंगी। पता है मोनिका वहीं इंटर्नशिप कर रही है। त्रिपाठी जी, कौन मोनिका? मधुलिका, लीना मौसी की बेटी मोना, उसका नाम मोनिका है। त्रिपाठी जी, ठीक है, अगर तुम कल दिखाना चाहो तो मैं क्या बताऊं, वैसे लापरवाही ठीक नहीं है। मधुलिका,
पापा आप परेशान नहीं होइए, मैं कल हर हालत में दिखा लूंगी। इधर गाजीपुर में शशांक अमित से कह रहा था, भाई हम विद्या को शेफाली की शादी में लेकर चलते हैं, शेफाली को सरप्राइज देते हैं। आखिर विद्या और वह दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। बहुत साल से दोनों एक दूसरे से मिली भी नहीं। शेफाली के लिए विद्या का आना किसी प्रेजेंट से कम नहीं है। अमित बहुत मना करने के बाद राजी हो जाता है। शशांक ने विद्या से मिलने के लिए अमित से परमिशन ले ली थी। आज वह विद्या से मिलने चला आया था। विद्या शशांक को आया देखकर एकदम से चौंक गई थी। विद्या, शशांक आप यहाँ? शशांक, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? विद्या, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है शशांक, मैं भाई से परमिशन लेकर आया हूँ। मुझे तुम्हारे और भाई के बारे में सब कुछ पता है। आखिर तुम दोनों का इतना शिद्दत वाला प्यार है, चुप कैसे सकता है? ऐसा प्यार बहुत ही किस्मत वाले लोगों को मिलता है। विद्या शशांक की किसी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। शशांक, वैसे मैं तुमसे किसी खास काम से मिलने आया हूँ। तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना है। शायद भाई ने तुम्हें बताया हो, शेफाली की शादी है। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तो उसकी शादी में तुम नहीं जाओगी तो कैसे काम चलेगा? मैं चाहता हूँ तुम शेफाली को सरप्राइज दो। विद्या, मगर मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? अमिश की फैमिली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। शशांक, अरे यार, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह सब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। वैसे भी शेफाली को कुछ नहीं पता है। तुम्हारा और भाई का फिर से ये सब स्टार्ट हो गया है। तुम भी मैरिड हो और भाई भी मैरिड हैं। फैमिली को शक मत होने देना। भाई शेफाली की शादी तक ही रुके हैं, उसके बाद तो सबके सामने ये बात आनी ही है। ये सब बातें हम बाद में करते हैं। फटाफट रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। शशांक उसे जबरदस्ती शॉपिंग करवाने के लिए तैयार कर लेता है। अगले दिन मधुलिका अपने पापा के साथ एमएच हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल आने से पहले मोनिका से बात कर ली थी, इसीलिए डॉक्टर ने पर्सनली मिलकर उन्होंने मधुलिका का चेकअप किया। डॉक्टर अलका, देखिए आपकी रिपोर्ट कल आ जाएगी, लेकिन आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। आप अपना ध्यान रखा करिए। आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही बात लग रहा है। डॉक्टर अलका ने ये बात मुस्कुराते हुए बोली थी। वैसे कल रिपोर्ट आने पर फाइनली पता चल जाएगा क्या है, कहकर वह दूसरे पेशेंट को देखने चली गई थी। मधुलिका, मोना तुम मेरी रिपोर्ट ले लेना, मैं शायद नहीं आ पाऊंगी। मैं यहाँ से सीधे घर जा रही हूँ। शेफाली की शादी है ना, तुम्हारा इनविटेशन है, पर्सनली मैं कह रही हूँ, जरूर आना है तुमको। अगर आप आना तो ठीक है, वरना मैं किसी को भेज दूंगी तुम्हें लेने। मोना, दी, किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी, आऊंगी जरूर। बहुत दिन हो गए हैं आपकी शादी के बाद से कोई शादी अटेंड नहीं की है। मधुलिका मोना के गले मिलने के बाद वापस अपने पापा के साथ ससुराल के लिए निकल जाती है। मधुलिका जैसे ही घर में घुसती है, सबसे पहले शेफाली दौड़कर उसके गले से लग जाती है। ओह भाभी, मैं कब से आपका ही तो वेट कर रही थी। पता है आपको, मैं आज ही कॉल करने वाली थी। खैर, तब तक आप आ ही गई। तभी अवस्थी जी यानी अमिश के डैड घर के बाहर आते हुए, अरे बेटा तुम आ गई, और त्रिपाठी जी आइए। वो आकर त्रिपाठी जी के गले लग जाते हैं। मधुलिका झुककर अवस्थी जी के पैर छूने लगती है। अवस्थी जी उसके हाथ पकड़ लेते हैं। नहीं बेटा, हमने त्रिपाठी जी से कहा था हम बहू जरूर ले जा रहे हैं, मगर तुम यहाँ बेटी की तरह रहोगी, और बेटे की जगह बाप के पैरों में नहीं बल्कि सीने में होती है। उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला दी। मधुलिका मुस्कुराते हुए गले से लग गई। ये सब देखकर त्रिपाठी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी सुधा जी त्रिपाठी जी को देखकर, अरे भाई साहब, आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? त्रिपाठी जी, भाभी जी, ये खुशी के आंसू हैं। हर बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा ही परिवार चाहता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसकी बेटी को ऐसा परिवार मिला है। सुधा जी, भाई साहब, आप तो जानते ही हैं हम मधुलिका से बहुत प्यार करते हैं। आखिर वह हमारी इकलौती बहू जो है, और बहुत ही प्यारी बच्ची है, सबकी खुशियों का ख्याल रखती है। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें मधुलिका जैसी बहू मिली। अमिश के लिए ऐसी ही पत्नी तो चाहती थी मैं। तभी अमिश की नानी आकर, क्या सब लोग ऐसे दरवाजे पर ही बातें करते रहोगे? अंदर आओ, बैठो। शेफाली, चलो जाओ, सबको चाय नाश्ता करवाओ आकर। सुधा जी मधुलिका से, बेटा तुमने बताया नहीं था तुम आ रही हो, मुझे लगा कि तुम अमिश के साथ आओगी। मधुलिका, माँ जी, वो तो हल्दी के एक दिन पहले आने को कह रहे थे, मैंने सोचा मैं पहले चलती हूँ, बहुत काम होते हैं। सुधा जी, काम तो लगभग सारे ही हो गए हैं, थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है, वो तुम देख लेना। नाश्ता करने के बाद तुम चेंज कर लो, फिर आराम करो। शेफाली मधुलिका को कमरे में ले जाकर, भाभी मेरी कुछ शॉपिंग है और पार्लर भी जाना है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे पूछनी है। और भाई क्यों नहीं आए? शशांक भाई भी चले गए, वह कब आएंगे? मधुलिका,
वो और शशांक हल्दी के एक दिन पहले आने के लिए बोल रहे थे। शेफाली, रुको भाभी, मैं अभी शशांक को फ़ोन करती हूँ। ये क्या बात हुई, मेरी शादी में आए हैं, भाई के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शेफाली सीधे शशांक को कॉल लगा देती है। शशांक, बोल मेरी बहना, क्या हुआ है? शेफाली, बहना के भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आप पर। मेरी शादी अटेंड करने के लिए आए हैं और चले गए गाजीपुर। हर बार ऐसा ही करते हो और काम से आते हो कुछ कुछ और काम करने लगते हो। शशांक, यार तू परेशान नहीं हो, किसी जरूरी काम से आया हूँ। शेफाली, मेरी शादी से भी ज्यादा जरूरी है। शशांक, हाँ तुम समझ लो कि तुम्हारी शादी से भी ज्यादा जरूरी है। शेफाली, तुम काम करो अपना, जरूरी काम निपटाओ और मेरी शादी में आने की जरूरत नहीं है, वहीं बस जाओ, कहकर शेफाली गुस्से में फोन काट देती है। अगले दिन शेफाली और मधुलिका को शॉपिंग के बाद पार्लर जाना था। मधुलिका घर से निकलने ही वाली थी कि तभी मोनिका का कॉल आया। हेलो दी, आपकी रिपोर्ट आ गई है। मधुलिका, अच्छा क्या रिपोर्ट में आया है, क्या प्रॉब्लम है मुझे? मोनिका, दी आप हॉस्पिटल आ जाती तो ज्यादा बेटर होता। आपको डॉक्टर अलका ने हॉस्पिटल आने के लिए बोला है, मेडिसिन्स भी तो लेनी है ना आपको। मधुलिका, अच्छा ठीक है, मैं शेफाली को लेकर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। शेफाली को शॉपिंग करवाने के बाद मधुलिका उसे पार्लर में छोड़कर खुद हॉस्पिटल आ गई थी। मोनिका उसे डॉक्टर अलका के पास ले गई। मोनिका, मैम दी आ गई हैं। डॉक्टर अलका, मधुलिका जी, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आपको हेल्दी फूड खाना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। मधुलिका, मगर मुझे हुआ क्या है डॉक्टर? डॉक्टर अलका मुस्कुराते हुए, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मधुलिका, आप क्लियर करिए, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर अलका ने मधुलिका की तरफ उसकी रिपोर्ट बढ़ाते हुए, आप प्रेग्नेंट हैं। मधुलिका हैरान होकर चेयर से उठ खड़ी हुई। क्या क्या कहा आपने? मैं और प्रेग्नेंट? मोनिका, हाँ दी, सच में रिपोर्ट देखिए, क्लियर है। अब मिठाई खिलाइए, मिठाई नहीं पार्टी चलेगी। चलिए जीजू को कॉल करिए, वो भी सरप्राइज्ड हो जाएंगे। मधुलिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अचानक से क्या हो गया। डॉक्टर अलका किसी पेशेंट को देखने चली गई थी। तभी मधुलिका मोनिका से, सुनो मोना, तुम ये बात अभी किसी को मत बताना, मौसी को भी नहीं। मोनिका, पर दी क्यों, ये तो गुड न्यूज है। मधुलिका, तुम पागल ही हो, अभी पहले तुम्हारे जीजू को बताऊं, उसके बाद बाकी सबको। मोनिका, दी बता दीजिए ना जीजू को। मधुलिका, नहीं, कॉल करके नहीं, अभी वो 1-2 दिन में शेफाली की शादी में आ रहे हैं, मैं तभी बताऊंगी फेस टू फेस, समझी पागल। मोनिका, ओह, एक्सप्रेशन चेक करेंगी उनके, है ना? मधुलिका, हाँ अब समझ आया तुमको, इतनी देर में, तुम बताना मत, शादी में सब आएंगे तब तो सबको पता चल ही जाएगा, प्रॉमिस करो बताओगी नहीं। मोनिका, ओके पक्का प्रॉमिस मेरी माँ। मधुलिका को गले लगाकर, अपना ख्याल रखना और हमारे बाबू का भी। मधुलिका हॉस्पिटल से मेडिसिन्स और अपनी रिपोर्ट लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ तो गई, मगर ड्राइव नहीं कर पा रही थी। एक जगह कार रोककर शांति से सोचने लगी, क्या करूं, उन्हें तो बता भी नहीं सकती, वो तो डिवोर्स और विद्या, पहला प्यार, हे भगवान, ये कैसा उलझन वाला दिन है, समझ नहीं आ रहा। माँ बनने जा रही हूँ, इसलिए खुश हूँ या इस बच्चे के भविष्य को लेकर दुखी कि तुम सिर्फ मेरी चाहत हो, तुम्हारे पिता का साथ भी नहीं होगा। जब तुम इस दुनिया में आओगे हम अलग हो चुके होंगे। मधुलिका अपने पेट पर दोनों हाथ रखे थी और बराबर रोए जा रही थी। शेफाली का कॉल ना आता तो न जाने कितनी देर रोती रहती। मधुलिका ने आंसू पोंछे, पानी पिया, फिर कॉल अटेंड की। शेफाली, भाभी कहाँ हैं आप, मैं कब से वेट कर रही हूँ, कितनी देर हो गई है। मधुलिका, सॉरी शेफाली, वो मोना से बात करने लगी थी, इसीलिए टाइम का पता ही नहीं चला, बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, रास्ते में हूँ। मधुलिका फास्ट ड्राइविंग करके शेफाली के पार्लर पहुंचकर उसे वहां से लेकर घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में आकर मधुलिका ड्रेसिंग के सामने जाकर खुद को देखती है और रो पड़ती है। वहीं पास में पड़ी चेयर पर बैठ जाती है, अपनी रिपोर्ट निकाल कर देखने लगती है, क्या करूं मैं, कैसे सामना करूं इस सिचुएशन का। अगर घर में बताऊं तो सब बहुत खुश हो जाएंगे, मगर अमीश जी तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूं। कुछ दिन तक तो छुपा सकती हूं, मगर बहुत ज्यादा दिन तक तो छुपाना भी आसान नहीं है। दरवाजे पर नॉक होता है। मधुलिका जल्दी से रिपोर्ट को कबर्ड में रख देती है और दरवाजा खोलती है तो शेफाली सामने थी। अरे भाभी सो गई थी क्या? मोहिनी दीदी कब से आपको कॉल कर रही हैं, आप फोन नहीं उठा रही। मोहिनी दीदी ने मेरे पास फोन किया, आप उनसे बात करिए।
शेफाली अपना फोन मधुलिका को पकड़ाकर चली जाती है। मोहिनी, क्या हुआ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मधुलिका, कुछ नहीं, वह शायद मेरा फोन साइलेंट पर है, तभी जान नहीं पाई। मोहिनी, जीजा जी से बात हुई तुम्हारी? मधुलिका, आज नहीं हुई, कल ही बात हुई थी। क्यों, कोई नई बात है क्या? मेरी शशांक से भी बात नहीं हो पाई। मैं आज शेफाली को लेकर शॉपिंग के बाद पार्लर गई थी। मोहिनी, अच्छा, तुम अपनी रिपोर्ट ले आई? डॉक्टर ने क्या बताया, क्या प्रॉब्लम है? मधुलिका एक गहरी सांस लेकर, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रुको, मैं तुम्हें अपने फोन से कॉल करती हूँ। अपने फोन से मधुलिका मोहिनी को कॉल लगाती है। शेफाली के फोन पर बताकर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मोहिनी एकदम घबराते हुए, क्या क्या मतलब, प्रॉब्लम बड़ी है, कोई सीरियस बात है, बताओ मुझे मधु। मधुलिका, आई एम प्रेग्नेंट। मोहिनी खुश होते हुए, क्या, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, मतलब हम दोनों के बच्चे एक साथ होंगे और एक साथ बड़े होंगे। मधुलिका, चुप करो यार, सपने मत देखो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मोहिनी, नहीं सच में, तुम जीजा जी को बताओ, वो सच में खुश हो जाएंगे। मधुलिका, तुम्हें लग रहा है कि वह खुश होंगे? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वह मुझे सॉरी बोल रहे थे, और ये बात पता लगने से तुम जानती हो उन पर कितना प्रेशर आ जाएगा। मोहिनी, तुम कंप्रोमाइज कर लोगी? तुम अपने साथ समझौता कैसे कर सकती हो, अपने साथ, अपने बच्चे के साथ? मधुलिका, तुम ना पागल हो चुकी हो, तुम अपना कहीं ट्रीटमेंट करवाओ। मधुलिका, मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। उन्हें क्या, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बना सकती हूँ, उनके लिए ये सब गलती हो सकती है, मगर मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना। मोहिनी, मुझे लगता है तुम्हें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, अगर उन्हें बाद में ये सब पता चला तो कितना नाराज होंगे। मधुलिका, मैं नहीं चाहती मैं उनके और उनके प्यार के बीच में आऊं। मोहिनी, तुम समझ नहीं रही हो, क्या पता ये बच्चा तुम दोनों के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत लेकर आए। मधुलिका, मोहिनी, जो इंसान इस शादी को गलत मानता है, मजबूरी मानता है, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं रह सकती। अगर वो खुद आएंगे मेरे पास तो मैं सब कुछ भुलाकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगी। मोहिनी, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, अब उन्हें आना होगा। मोहिनी, यार तुम कोई उनको इंडिकेशन तो दो। मधुलिका, मुझे कोई भी इंडिकेशन नहीं देना है, और मोहिनी, तुम किसी से भी ये बात नहीं करोगी, तुमको मेरी कसम है, चाहे शशांक हो या अमिश जी। मोहिनी, तुम्हारा दिमाग ना अपनी जगह से हिल चुका है। मधुलिका, जो भी हो, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बता रही, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाहर जाकर देखूं कुछ काम तो नहीं है। अगले दिन मधुलिका तबीयत ठीक न होने की वजह से थोड़ा देर से उठी थी। घर में सब जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगे हुए थे। मधुलिका बाहर आकर, मामी जी, हल्दी तो 2 दिन बाद है ना, मगर आज क्या है? मामी जी, मधुलिका, बहू बहे, हमारे कुल देवता की पूजा होनी है, तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, जब तक मैं यहाँ का काम देखती हूँ। मधुलिका नहाने के बाद तैयार होकर किचन में चली गई थी। मौसी, बुआ और काफी सारे लोग आ चुके थे। मधुलिका सबको नाश्ता करवाने में लगी हुई थी। तभी शेफाली, भाई आप आज ही आ गए, आप तो कल आने वाले थे ना। मधुलिका ने पीछे मुड़कर देखा तो अमिश और शशांक दोनों घर में एंटर कर चुके थे। मधुलिका के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। ये बदलाव मामी ने देख लिया था और सुधा जी की तरफ होकर कहा, दीदी देखिए मधुलिका कैसी उदास उदास सी थी, हम लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। अमिश को देखते ही चेहरे का रंग खिल गया। नानी जी, हाँ हाँ, तुम लोग छेड़ो मत उसको, तुम लोग भी यही करते थे, अपना टाइम भूल गए। शशांक भी मौका देखते ही सबकी गॉसिप में शामिल हो चुका था। शेफाली डार्लिंग, हम तो कल ही आने वाले थे, मगर डांस प्रैक्टिस भी तो करनी है। मधुलिका किचन में चली गई थी। अमिश भी थोड़ी देर सबके साथ बैठने के बाद आराम करने को कहकर अपने कमरे में चला गया था। सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। मधुलिका कमरे में चली आई। उसे नहीं पता कि अमिश वहां पहले से ही था। अमिश को देखकर मधुलिका कमरे से वापस आने लगी थी कि अमिश ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अमिश, सुनो, नाराज हो मुझसे? तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? सॉरी उस दिन के लिए, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे तुमसे जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, तुम इतना बुरा मान गई कि चली भी आई। मधुलिका, आप सॉरी मत बोलिए, आपके कहने पर नहीं आई, मुझे वैसे भी आना था, वहाँ मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, गलती मेरी है। अमिश, देखो मधु, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ वह गलत है, मगर मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मधुलिका, आपको लगता है कि आप मेरे साथ जो कर रहे हैं वह गलत है, तो क्यों कर रहे हैं ऐसे? आप इतने नासमझ तो नहीं हैं जो समझ में कुछ आए ही नहीं। आप जानते भी हैं कि मैं
कहते कहते मधुलिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अमिश उसके आंसू पोंछते हुए, मधु प्लीज रोया मत करो। तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तुम रोती हो। मधुलिका अमिश के हाथ हटाते हुए, आंसू मत पोंछिए, आदत मत खराब करिए मेरी। बाद में रोऊंगी तो आप नहीं होगी मेरे साथ। अमिश शांत होकर मधुलिका की बात सुन रहा था। अचानक से उसे न जाने क्या हुआ और उसने मधुलिका को खींचकर गले से लगा लिया। मधुलिका ने भी उसे कसकर पकड़ लिया था, जैसे कभी ना छूटे। आज हम इसकी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। थोड़ी देर तक दोनों शांत रहे, ऐसे ही खड़े थे जैसे उनके आसपास कुछ और है ही नहीं। कुछ समय में दोनों चैतन्य अवस्था में आए। अमिश, सुनो मधु, तुम ना कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो। मुझे आदत पड़ गई है तुम्हारे हाथ की कॉफी की। क्या कॉफी पिला सकती हो बनाकर? मधुलिका अलग होते हुए, अच्छा, मतलब आप कॉफी के लिए ये सब कर रहे थे? ऐसे ही बोल दिया होता, बनाकर दे देती। अमिश मधुलिका के सर पर चपत लगाते हुए, पागल हो तुम मुझसे नाराज थी ना? मधुलिका, थोड़ा वेट करिए, अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ, कहकर मधुलिका चली जाती है। कुछ देर बाद मधुलिका एक कॉफी मग के साथ कमरे में आकर अमिश को कॉफी देते हुए, ये लीजिए आपकी कॉफी। अमिश, सिर्फ मेरे लिए? तुम्हारी कॉफी कहाँ है? मधुलिका, मुझे डॉक्टर ने चाय और कॉफी कम पीने को बोला है। अमिश, अच्छा, तुमने डॉक्टर को दिखाया था? क्या बताया डॉक्टर ने? मधुलिका, कुछ नहीं, पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अमिश, अपना ध्यान रखा करो। सुनो, एक बात कहनी थी तुमसे। मधुलिका, जो भी कहना है जल्दी जल्दी कहिए, बहुत सारा काम पड़ा है। अमिश, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मधुलिका, हम दोस्त ही तो हैं जब से शादी हुई है। अमिश, क्या डिवोर्स के बाद भी हम अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं? मधुलिका, वह तो वक्त ही बताएगा, मैं क्या बताऊं। फिलहाल मैं जा रही हूँ, बाहर सब क्या सोचेंगे कि आप और मैं यहाँ हैं। आज भी कोई फंक्शन है, मैं जा रही हूँ, आप आराम करिए। मधुलिका कमरे से निकलती ही है, तभी शशांक उससे टकरा जाता है। अरे भाभी, आप यहाँ हैं? मुझे ना आपसे कुछ बहुत जरूरी काम है, मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मधुलिका और शशांक किचन में जाते हैं। मधुलिका चाय बनाने लगती है। शशांक धीरे से कहता है, भाभी आपसे कुछ कहना था। मधुलिका, हाँ कहो। मधुलिका, हाँ कहो, मगर इस बार कोई प्लानिंग मत करना। शशांक, नहीं भाभी, कोई प्लानिंग नहीं है, आपसे कहना था कि वो शेफाली को सरप्राइज देना था। मधुलिका, हाँ तो दो ना, भाई हो, सरप्राइज देना तो बनता है ना। शशांक, शेफाली के एक दोस्त है जिससे वो काफी सालों से नहीं मिली है, मैं सोच रहा हूँ शादी में उसको बुलाकर शेफाली को सरप्राइज कर दूं। मधुलिका, हाँ तो बुला लो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? शशांक, भाभी वह बात ही ऐसी है ना कि आपसे पूछना जरूरी है, उस फ्रेंड का नाम है। मधुलिका, एक मिनट, कहीं वह विद्या तो नहीं? शशांक, हाँ हाँ भाभी, विद्या की ही बात कर रहा हूँ। पास में रखा हुआ किचन नाप उठाकर मधुलिका शशांक के चेहरे के सामने करते हुए, खबरदार, उस विद्या का नाम भी लिया, उसका नाम सुनकर मेरा आधा खून जल जाता है, सामने देखकर तो मैं पूरी ही जल जाऊंगी। आखिर चाहते क्या हो? शशांक मधुलिका से चाकू लेते हुए, भाभी ये डेंजरस हो सकता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरे एक प्लान का हिस्सा है। मधुलिका, जो भी करना है करो, लेकिन मुझे अपने प्लान में शामिल मत करो। सीधी सी बात है, शेफाली की शादी होने के बाद मैं चली जाऊंगी, उसके बाद तुम जानो, विद्या जाने और तुम्हारे भाई जाने, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाय का कप शशांक को पकड़ाते हुए, मधुलिका, ये प्लानिंग और ड्रामे बाद में करना, पहले डांस की प्रैक्टिस करो जाकर। इतना कहने के बाद वो खुद किचन से बाहर चली गई। घर में डांस प्रैक्टिस करने में सब बिजी हैं। मधुलिका भी वहीं बैठी सबको देख रही थी। तभी अमिश आकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। मधुलिका उठने को हुई, अमिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी भी नाराज हो क्या? मधुलिका, मैं भला क्यों नाराज होने लगी? हकी क्या है मेरा? टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए ये बात उसने धीरे से कही थी, मगर अमिश ने सुन ली। अमिश कुछ कहता उससे पहले ही शेफाली या धमकी, भाई भाभी, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, डांस करना नहीं है हल्दी और मेहंदी में? मधुलिका, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम इनको ले जाओ। शेफाली, आपको पता है भाई बहुत अच्छा डांस करते हैं। मधुलिका, हाँ ठीक है, तुम इन्हीं के साथ करो प्रैक्टिस, मुझे नहीं करना। मधुलिका उठकर चली जाती है। हल्दी वाले दिन लगभग सब लोग होटल पहुंच चुके थे। फंक्शन शुरू हो चुका था। मोनिका आने वाली थी, उसे कोई इमरजेंसी केस था, इसीलिए वह लेट हो गई थी। इसीलिए मधुलिका उसके इंतजार में घर पर रुकी हुई थी। मोनिका को साथ लेकर वह होटल पहुंची ही थी। वहां बहुत तेज से शेफाली के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर की ओर भागी। देखा तो विद्या को देखकर
मारे खुशी की चिल्लाई थी। विद्या को देखकर मधुलिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर वह शांत थी। तभी मोहिनी उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या मैडम कहाँ थी? फंक्शन तो कब का शुरू हो चुका है। मधुलिका मोनिका को मोहिनी से मिलवाते हुए, ये डॉक्टर मोनिका, हम लोग प्यार से इसे मोना कहते हैं, मेरी मौसेरी बहन, इसका ही मैं घर पर वेट कर रही थी, इसीलिए लेट हो गई। मोनिका मोहिनी से हेलो हाय करती है। मधुलिका मोनिका को लेकर अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए जाती है। तभी मोनिका के मम्मी पापा को देखकर मधुलिका उनके पास जाती है। मौसी आप? लीला मौसी, हाँ भाई, हमारा इनविटेशन है। अवस्थी जी ने हमें इनवाइट किया है शादी में। मधुलिका उनसे गले मिलते हुए, मैं भी आपको बुलाना चाहती थी, मगर मुझे लगा कि शायद घर वाले इंटरेस्ट ना लें। लीना मौसी मधुलिका को एक साइड में ले जाकर, तुम्हारे ससुर जी ने मोना के लिए एक रिश्ता बताया है, लड़का भी यहीं आया हुआ है। हमने सोचा बहुत अच्छा मौका है, देख भी लेंगे, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। अभी मोना को कुछ मत बताना। मधुलिका खुश होते हुए, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का कौन है? नाम क्या बताया उसका? लीना मौसी, याद तो नहीं, लेकिन वह तुम्हारे हस्बैंड का मौसेरा भाई है। वह कहीं विदेश में रहता है, लेकिन अपने देश की लड़की से शादी करना चाहता है। अवस्थी जी ने बस इतनी बात बताई थी। मधुलिका, कहीं शशांक की तो बात नहीं कर रहे हैं आप? इत्तेफाक से शशांक मधुलिका को देखकर दूर से ही अपने पास बुलाने का इशारा करता है। तभी मधुलिका उसी इशारे से अपने पास बुलाती है। इनसे मिलिए मौसी, ये हैं शशांक, हमारे सबसे प्यारे देवर। और शशांक, ये हैं मेरी लीना मौसी। लीना मौसी शशांक को देखकर बहुत खुश हो गई थी। तभी मोनिका उन दोनों के पास आकर बम की तरह फट पड़ी। क्या यार दी और मम्मा, आप दोनों यहाँ बातें कर रही हैं? मुझे वो मोहिनी दी के साथ छोड़ दिया और वो मुझे आपके फादर इन लॉ के पास ले गईं। उन्होंने तो मेरा दिमाग ही खाली कर दिया, सवाल पूछ पूछ कर। शशांक एकटक मोनिका को देख रहा था। मधुलिका, धीरे बोलो, मेरा ससुराल है, क्या पता तुम्हें भी यहीं कोई लड़का पसंद आ गया तो। मोनिका, ओ दी प्लीज चुप करो, मुझे शादी के नाम से बहुत इरिटेशन होती है। मधुलिका, अच्छा मोना, इनसे मिलो, ये है शशांक, तुम्हारे जीजा जी के मौसेरे भाई। और शशांक, ये है इन्हीं मौसी की बेटी मोना, वैसे ये डॉक्टर मोना है। शशांक मोनिका को ही देखे जा रहा था। तभी मधुलिका ने धीरे से उसे चुटकी काट ली। शशांक, आह क्या था? मधुलिका, क्या हुआ? शशांक बनते हुए, शायद चीटी रही होगी। मोनिका ये देख चुकी थी, इसलिए वो मुस्कुरा दी। सब अपनी अपनी डांस परफॉर्मेंस दे चुके थे। अब सब अमिश को बोल रहे थे। अमिश डांस करने को रेडी हो चुका था। सोलो परफॉर्मेंस के बाद एक बार फिर वंस मोर। इस बार अमिश जैसे ही डांस के लिए बढ़ा कि विद्या उसके साथ डांस प्लेटफार्म पर खड़ी थी। ये देखकर अमिश की मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो मधुलिका के पास आकर, क्या तुम्हें डांस नहीं आता? मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ डांस करे। मधुलिका मुस्कुराते हुए, अरे कोई बात नहीं माँ, डांस ही तो है। सुधा जी, तुम बहुत भोली हो मधु। हालांकि मधुलिका को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी क्या कर सकती थी। फंक्शन खत्म होने के बाद सब घर वापस आ चुके थे। विद्या भी उनके साथ आई थी। सुधा जी अमिश को साथ लेकर टेरेस पर जाती हैं। ये विद्या यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया इसे? तुम जानते हो ना इसकी वजह से कितना बवाल हो चुका है। अमिश, माँ मैंने नहीं, शशांक ने शेफाली को सरप्राइज देने के लिए बुलाया। आप जानती हैं वो शेफाली की बेस्ट फ्रेंड है। सुधा जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम्हारे डैड ने अभी कुछ कहा नहीं है तुमसे, मगर वो बहुत नाराज हैं। शेफाली की शादी है, सारे रिलेटिव्स हैं घर में, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कोई ड्रामा क्रिएट हो। अमिश, कोई सीन नहीं होगा, आप परेशान मत हो। सुधा जी, ना ही हो तो बेहतर है। अब नीचे चलो और सुनो, उस विद्या से दूर ही रहना और याद रखना कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और मधुलिका बहुत अच्छी इंसान है। उसे हर्ट करने की कोशिश की अगर तुमने तो अच्छा नहीं होगा। अमित सुधा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए, बस भी करूं मेरी माँ, अब चलो नीचे, मैं ख्याल रखूंगा। सुधा जी तो नीचे चली गई थी, मगर विद्या वहीं छुपकर सारी बातें सुन रही होती है। अमिश भी जाने लगता है तो वो हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है। तुम्हारी वाइफ मधुलिका है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो बराबर मुझसे मिलती रही। और अमिश, तो इतना क्यों सोच रही हो? हमारा आपस में सेटलमेंट हो चुका है। इधर शेफाली की शादी हुई, उसके बाद हम अपनी बात फैमिली में रखेंगे। तुम भी अपना तब तक सेटलमेंट कर लो। विद्या, तुम्हारी माँ जो कुछ भी कह रही थी मैंने सब सुन लिया। अमिश, डोंट वरी, मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। विद्या अमिश को हक कर लेती है। अमिश, अब नीचे चलो, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो दोनों सीढ़ियों तक आए कि उससे पहले कोई और भी था।
जो सब देख और सुन रहा था। नीचे आकर अपने कमरे में चला गया। उसे जाते शेफाली ने देखा और विद्या अमिश को भी थोड़ी थोड़ी देर के गैप पर टेरेस से नीचे आते देख लिया था। शेफाली विद्या को लेकर अपने कमरे में आ गई थी और उसे घूरे जा रही थी। विद्या, क्या है, ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? शेफाली, तुम और भाई टेरेस पर क्या कर रहे थे? विद्या, नहीं तो मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। शेफाली, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बात याद रखना, कुछ नहीं हो तो बेहतर है। तुम भी शादीशुदा हो और भाई भी। कितने सालों से हम दोनों कांटेक्ट में हैं। पहले तो तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आई, शादी में अचानक से तुम आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विद्या, यार मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम भी तो मेरी शादी में आई थी। शेफाली, वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें भाई से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। उनकी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। विद्या कोई जवाब नहीं देती है। तब तक शेफाली को उसकी मम्मी बुलाने लगती हैं। शेफाली चली तो जाती है, मन ही मन, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और भाई को भी। वो अभी भी तुमको भूले नहीं हैं। तुम कितनी भी बहानेबाजी कर लो विद्या, लेकिन मेरी नज़र तुम पर ही रहेगी। इधर मधुलिका कमरे में बैठी बराबर रोए जा रही थी। अमिश विद्या को एक साथ बहुत बार देखा था, मगर आज उसे हक करते हुए देखने के बाद मधुलिका को बहुत बुरा लग रहा था। एक साथ में डांस करते देख भी उसे बुरा लगा था। एक दिन में 2 बार ऐसी फीलिंग आई थी। शशांक कमरे में घुस आया। उसकी आदत थी बिना नॉक किए चले आने की। उसने मधुलिका को रोता देख लिया था। भाभी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मधुलिका आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं, आंख में कुछ चला गया था, मैं रो नहीं रही हूँ। क्या हुआ? शशांक, कुछ नहीं, बाहर चलिए, हम लोग को कल के मेहंदी फंक्शन के लिए फिर डांस की प्रैक्टिस करनी है। मधुलिका को जबरदस्ती शशांक अपने साथ ले जाता है। अगला दिन होटल ब्लू साइन। शेफाली की मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। शशांक ने मोना को अपना डांस पार्टनर बना लिया था। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है। तू जो मिला धीरे धीरे से तेरा हुआ। मधुलिका ये देखकर खुशी से अपनी फर्स्ट फिंगर एंड थंब को जोड़कर सुपर बोलती है। मोना और शशांक के डांस के बाद मधुलिका, ये कैसे हुआ? शशांक मधुलिका के पैर छूकर, बस आपके आशीर्वाद से। और मोना शर्माकर मधुलिका के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। मोनिका, दी आप डांस क्यों नहीं कर रही हैं? शशांक, भाभी को डांस नहीं आता ना, इसीलिए। मोनिका, क्या डांस और दी को नहीं आता? झूठ, आपको शायद पता नहीं है, दी क्लासिकल डांसर हैं। कॉलेज टाइम में इन्होंने अवार्ड्स जीते हैं। कपल डांस तो मैंने दी से सीखा है। शशांक आंखें चौड़ी करके, भाभी आपने झूठ क्यों बोला? आपको डांस नहीं आता, ये तो अच्छी बात है। भाई भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप उन्हें देख रही हैं, ये सही नहीं है। चलिए मेरे साथ, आज आपको डांस करना ही होगा। मोनिका, वैसे दी को ऐसी हालत में डांस करना नहीं चाहिए। शशांक, कैसी हालत में, क्या हुआ है? मधुलिका मोनिका के सिर में चपत लगाते हुए, तू भी ना, कुछ नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, इसलिए। शशांक, भाभी आप चलिए, मैं सॉन्ग प्ले करवाता हूँ। मधुलिका ने सोलो डांस करना शुरू किया। आंखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है। दूसरा गाना मधुलिका की पसंद का था। रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया। गाने में मस्त होकर डांस कर रही थी। दुविधा मेरी सब जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने न निर्मोहिया। इसी लाइन पर मधुलिका घूमते हुए डांस फ्लोर पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अचानक से ये हुआ, कोई समझ ही नहीं पाया। अमिश ये देखकर दौड़कर आया। मधु, मधु, क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश हो गई। अमिश मधुलिका को होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर होश में नहीं आ रही थी वो। अंत में अमिश उसे अपनी बाहों में उठाकर होटल के ही एक रूम में ले गया। वहां लिटाता है, तभी मोनिका भी आ गई थी। अमिश, मोना, चेक करो क्या हुआ, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? मोनिका, दी ज्यादा तेज डांस करने की वजह से ही गिरी हैं, उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। जीजू एक काम करिए, हम यहीं पास किसी हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं, फंक्शन तो वैसे भी रुक गया था। अमित सबको यहीं रहने को कहकर सिर्फ शशांक और मोनिका को साथ लेकर गया। हॉस्पिटल पहुंचकर अमित स्ट्रेचर का इंतजार न करके खुद उठाकर ले जाता है। डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं। अमित मोनिका और शशांक को इमरजेंसी रूम में रुकने को बोलकर कार पार्क करने चला गया था। डॉक्टर, इनको क्या हुआ है? गिरने की वजह से। मोनिका, जी, डांस करते करते अचानक से गिर गई, तभी से होश नहीं है। डॉक्टर, अच्छा कोई प्रीवियस हिस्ट्री? शशांक, नहीं, लेकिन कुछ दिनों से बीमार हैं, पेट में दर्द है शायद। डॉक्टर, ओके, घबराने वाली बात नहीं है, होश आ जाएगा। डॉक्टर कुछ इंजेक्शन देते उसके पहले मोनिका
एक मिनट सर, दी प्रेग्नेंट हैं। शशांक चौंक जाता है मोनिका के मुंह से मधुलिका की प्रेगनेंसी की बात सुनकर। डॉक्टर, ओह तो फिर चेकअप करना पड़ेगा, कहीं बेबी को तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा किया आपने बता दिया, वैसे इनको ख्याल रखना चाहिए था इस बात का। अमित वापस आ गया था। शशांक मोनिका का हाथ पकड़कर रूम से बाहर ले आता है। तुम्हें कैसे पता भाभी की प्रेगनेंसी के बारे में? मोनिका, दी मेरे हॉस्पिटल ही आई थी, वैसे अभी तक किसी को उन्होंने बताया नहीं क्या? शशांक, नहीं, अगर पता होता तो अब तक शोर हो गया होता। मोनिका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो क्यों ये बात छुपा रही? मुझसे कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊं ये बात। शशांक एकदम से टेंशन वाले मूड में था। ओ भाभी, मैं समझ गया, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? मोनिका क्यों कर रही है, क्या कर रही है? शशांक, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, फिलहाल अभी उन्हें देखते हैं। दोनों रूम में वापस आ जाते हैं। अमित मधुलिका के पास बैठा था और मधुलिका अभी भी बेहोश थी। लगभग 2 घंटे के बाद में मधुलिका को होश आ चुका था। अमित तब तक उसके पास ही बैठा रहा। मधुलिका को होश में आ जाने के बाद अमित अपना हाथ मधुलिका के सर पर फेरते हुए, अब कैसा फील हो रहा है, कैसी हो तुम? मधुलिका, ठीक हूँ, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, अभी भी चक्कर से आ रहे हैं। अमित, शायद आज तुमने कुछ खाया भी नहीं था, इतना तेज डांस करने की क्या जरूरत थी जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मधुलिका, बस मेरा मन कर रहा था। अमित, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। वो उठकर डॉक्टर से मिलने चला जाता है और मोनिका और शशांक उसके पास आकर बैठ गए थे। आपने तो हमें डरा ही दिया था। मधुलिका धीरे से मुस्कुराते हुए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल लाने की क्या जरूरत थी? मोनिका, जरूरत कैसे नहीं थी, हम तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट घर में कर रहे थे, शायद आपको होश आ जाए। मगर आपको पता है, जीजू इतनी टेंशन में आ गए थे, आपको अपनी बाहों में उठाकर ले आए। मधुलिका अबाक रह गई। क्या कह रही हो अमित जी? मोनिका मधुलिका को छेड़ने वाले अंदाज में, हाँ बिल्कुल, आपके अमित जी ही लाए हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है ना शशांक जी? मधुलिका शशांक की ओर देखकर, तुम मुझसे नाराज हो क्या? शशांक, नाराज क्या होता है, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आपने हमसे इतनी बड़ी गुड न्यूज छिपाई। मधुलिका हक्की बक्की थी। क्या तुम्हें पता है? शशांक, जी हाँ, आपको क्या लगता है, आप अगर मुझे नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मधुलिका मोनिका की तरफ देखकर, तुमने बताया है, मैंने मना किया था ना मोना? मोनिका, मैंने बताया नहीं है इन्हें, मैंने वह डॉक्टर को बताया था, क्योंकि वह आपको इंजेक्शन देने वाले थे, ऐसी हालत में ध्यान रखना पड़ता है ना। मधुलिका, शशांक को पता चला है, मगर अमित जी को भी पता चल गया होगा। मोनिका हैरानी से आंखें चौड़ी करके, पता चल गया होगा का क्या मतलब है? आपने अभी तक जीजू को नहीं बताया? मधुलिका, नहीं, अभी तक तो नहीं। मोनिका, वैसे जब मैंने ये डॉक्टर को बताया था तब जीजू बाहर कार पार्क करने गए थे। मधुलिका, थैंक्स गॉड। अमित डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ रूम में एंटर करता है। मधु, वैसे तुम्हें आराम है, अगर तुमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लग रही हो तो रात भर रुक सकती हो, वरना डॉक्टर ने कहा है हम तुम्हें वापस घर ले जा सकते हैं। तुम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा वीकनेस है तुम्हारे अंदर। मधुलिका, हाँ ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी, वैसे मैं ठीक हूँ, अब हम घर चल सकते हैं। अमित, नहीं, चाहो तो हम रात भर रुक सकते हैं यहाँ। मधुलिका, नहीं, मैं ठीक हूँ, हम घर चलते हैं, कल शेफाली की शादी है, घर में सब लोग मुझे लेकर कितना परेशान हो गए होंगे। कुछ घंटे के बाद सब घर पहुँच जाते हैं। मधुलिका को स्वस्थ देखकर सब चैन की सांस लेते हैं। सुधा जी, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है, आज तुम अचानक से बेहोश हो गईं। इतना डांस करने की वजह से तुम बेहोश हुई, लेकिन त्रिपाठी जी ने बताया कि तुम्हारी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, जब से आई हो तब से बराबर काम कर रही हो, आराम भी ठीक से नहीं किया तुमने। मधुलिका, माँ मैं ठीक हूँ। सुधा जी मधुलिका को डांटते हुए, बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम, चुपचाप आराम करो, मैं जान गई हूँ तुम कितनी लापरवाह हो। मधुलिका सर झुकाकर सुधा जी की डांट सुन रही थी। अमित, मम्मा प्लीज बाद में गुस्सा कर लेना, अभी वह हॉस्पिटल से वापस आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुधा जी, तू चुप कर, तेरी तो क्लास लगाती हूँ बाद में, तूने भी ध्यान नहीं रखा है इसका। त्रिपाठी जी क्या सोचते होंगे, जब शादी हुई थी तब कितनी हेल्दी थी, अब देखो कितनी कमजोर हो गई है, इसको देखकर सब यही समझते होंगे ससुराल में इसको कुछ ना कुछ परेशानी है। मधुलिका जान गई थी कि सासू माँ का पारा बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए वो सुधा जी के गले लग जाती है। सुधा जी भी उसे कसकर गले लगा लेती हैं। बेटा ऐसे नहीं होता है, तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए। शेफाली खड़े खड़े ये सब सुन रही थी, अंत में बोली,
बुआ जी, अगर आपकी प्यारी बहू और सासू माँ का मिलन हो गया हो तो कल मेरी शादी है, उसके लिए भी कुछ कर लें। मधुलिका, सॉरी शेफाली, तुम्हारा मेहंदी का फंक्शन खराब करने के लिए। शेफाली, इट्स ओके भाभी, इस बहाने हमको पता भी तो चला कि आप कितना अच्छा डांस करती हैं और आपकी तबीयत खराब थी, जो कि आपने किसी को बताया नहीं था, वरना बस ऐसे ही बीमार बनी रहती, कोई नहीं जान पाता। शशांक शेफाली के सर में थप्पड़ मारते हुए, तुझे बहुत अक्ल आ गई है, जिंदगी में पहली बार तूने कोई अच्छी बात कही है, वैसे तो हमेशा पागलों वाली बातें करती रहती है। शेफाली, भाई पहली बात तो मुझे अब मारा मत करो और सर में मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि कल मेरी शादी और मैं पागल नहीं हूँ। शशांक, हाँ हाँ मुझे पता है तू क्या है, हर पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। शशांक और शेफाली की नोकझोंक देखकर मधुलिका हंस पड़ती है। मधुलिका को हंसता हुआ देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। सुधा जी, अच्छा चलो, जिसको जिसको जो काम करना है अपना काम निपटा लो, जिसको सोना सो जाओ, सुबह उठते ही बहुत सारे काम करने हैं और आराम तो अब शेफाली की विदाई के बाद ही हो पाएगा। सब लोग कमरे से चले जाते हैं। मोहिनी कॉल करके मधुलिका को डांटती है, तुम्हें क्या जरूरत थी डांस करने की, पता भी है कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी तुम्हें। मधुलिका, ऐसा है ज्यादा मुझ पर चिल्लाओ मत, वैसे भी बहुत डांट पड़ चुकी है मेरी। मोहिनी, किसने डांटा? मधुलिका, माँ जी ने, और किसने? मोहिनी, वैसे जीजाजी बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे तुम्हारे लिए, पता है तुम तो बेहोश थी, तुम्हें कैसे पता होगा? वैसे तुम बेहोश थी या बेहोश होने का नाटक कर रही थी? मधुलिका, तुम्हारा शुरू हो गया ना, मैं सच में हुई थी, नाटक नहीं कर रही थी। मोहिनी, वैसे मुझे पता है तुमने आज डांस क्यों किया, क्योंकि तुम्हें आज विद्या से जलन हो रही थी। मधुलिका, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें फालतू में लगता है, दोनों बात कर रही होती हैं कि हम इस कमरे में आता है। मधुलिका को फोन पर बात करता देख, तुम्हें आराम की जरूरत है, बातें तो बाद में भी कर सकती हो। और मधुलिका का फोन लेकर, हाँ मोहिनी, अब कल शादी में मिलना आकर, इसको आराम करने दो। मोहिनी को कुछ समझ नहीं आता क्या बोले, मैं तो ऐसे ही मधुलिका का हालचाल लेने के लिए। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, ओके बाय। अमिश मधुलिका को कंबल ओढ़ाकर खुद उसके पास ही बेड पर बैठ जाता है। मधुलिका उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जानती है फिर से डांट पड़ने लगेगी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो अमिश को अपने पास ही सोया देखकर मधुलिका के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं आप, काश ऐसे ही सारी जिंदगी में आपको देख पाती। अमिश जी, शायद आज मेरा और आपका साथ का आखिरी दिन है। कल शेफाली की विदाई होने के बाद मैं भी इस घर और आपकी जिंदगी से विदाई ले लूंगी। ये सब सोचते हुए मधुलिका की आंखें नम हो गई थीं। अमिश अभी भी सुकून से सो रहा था। मधुलिका ने बढ़कर उसके माथे पर एक किस कर लिया। थोड़ी देर उसे ऐसे ही देखने के बाद वो नहाकर तैयार होने के बाद बाहर हॉल में आई। सब लोग किसी न किसी काम में लगे हुए थे। शेफाली गौरी पूजन के लिए तैयार हो रही थी। मधुलिका को हॉल में देखकर शेफाली, अरे भाभी आप तो तैयार होकर भी आ गईं, अब आप कैसा फील कर रही हैं? मधुलिका, हाँ ठीक हूँ मैं, आई एम फीलिंग बेटर। शेफाली, अच्छा भाभी आप मेरा मेकअप कर देंगे क्या? मधुलिका, हाँ मैं कर दे रही हूँ। मामी जी, नहीं, मधुलिका को आराम करने दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जब देखो तब तुम काम में लगाए रहती हो, हर किसी को खुद मौज करती हो, तुम्हारा मेकअप निशा कर देगी। शेफाली, निशा भाभी हमेशा मेरा लाइनर टेढ़ा कर देती हैं। मधुलिका, भाभी से बस मुझे लाइनर लगवाना है। तभी विद्या आगे आकर लाइनर अपने हाथ में उठा लेती है। कोई बात नहीं, मैं लाइनर लगा देती हूँ, इतने डिस्कशन क्या करना, चाहे निशा भाभी लगाएं, मधुलिका या मैं, बात तो एक ही है। सुधा जी ने विद्या की कही ये बात सुन ली। मधुलिका या मैं, बात तो एक ही है। सुधा जी, विद्या, मधुलिका और तुम, बात एक कैसी है? मधुलिका उसकी भाभी है और तुम उसकी दोस्त, दोनों में बहुत फर्क है। विद्या के हाथ से लाइनर लेकर उन्होंने मधुलिका को पकड़ा दिया था। सुधा जी की इस बात से सब शांत हो गए थे, सब उनकी बात कहने का मतलब समझ चुके थे। शेफाली की विदाई के बाद अगली सुबह लगभग सारे रिश्तेदार अपने अपने घर वापस जा चुके थे। घर में सिर्फ निशा, जय भाई, नानी जी, मामी जी, शशांक, उसकी माँ और विद्या ही बचे थे। मृत्युंजय बस थी। सुधा, सारे रिश्तेदारों का जाना तो मान लिया, वो तो सब अपने घर तो जाएंगे ही वापस, मगर मधुलिका बहू का इस तरह से जाना मुझे समझ में नहीं आया। एक दो दिन और बनी रहती। सुधा जी, अरे आप जानते हैं ना, उसकी छुट्टियां काफी हो चुकी थीं, इसीलिए उसका जाना ज्यादा जरूरी था। मृत्युंजय बस थी,
हाँ जानता हूँ मैं, मगर अमिस भी तो अभी घर में ही है, इसके साथ ही चली जाती। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। एक ही जगह दोनों को जाना है तो अलग अलग क्यों गए? और कलेक्टर साहब जागे कि अभी सो रहे हैं? तभी अमिस बाहर आते हुए, गुड मॉर्निंग डैड, उठ तो गया हूँ। मृत्युंजय अवस्थी, हम वेरी गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ, तुम्हारी और मधुलिका बहू के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? अमिस, नहीं तो, मेरे और उसके बीच में झगड़े कभी होते ही नहीं हैं। मृत्युंजय अवस्थी, झगड़े नहीं होते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। छोटे मोटे झगड़े और तकरार तो होनी चाहिए, जिससे प्यार बढ़ता है। अमिस, आप क्या कह रहे हैं डैड? मृत्युंजय अवस्थी, सही कह रहा हूँ, बाप हूँ मैं तेरा, अच्छी एडवाइस ही दूंगा। वैसे मधुलिका इतनी सुबह सुबह चली गई, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अमिस, सुबह सुबह चली गई मतलब कहाँ चली गई? मृत्युंजय अवस्थी, लो तुम्हें नहीं पता, वह गाजीपुर गई है ना। अमिस, अच्छा, मुझे उसने कुछ बताया नहीं। तभी सुधा जी अमिस के करीब आकर बैठ जाती हैं। क्या मतलब, तुम्हें बताया नहीं? सब कुछ ठीक तो है तुम्हारे बीच? अमिस, जी मम्मा, शायद वह बताना भूल गई होगी। खैर कोई बात नहीं, मैं फोन से बात कर लूंगा उससे, मुझे चाय मिलेगी या नहीं। शशांक सारी बातों को सुन रहा था, उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने तुरंत जाकर मधुलिका को कॉल किया, मगर उसने फोन नहीं उठाया। तब शशांक ने मोहिनी को कॉल किया। हेलो मोहिनी दीदी, मधुलिका भाभी कहाँ हैं? मोहिनी, मुझे क्या पता कहाँ है, घर पर ही होगी। शशांक, नहीं भाभी घर पर नहीं है, यहाँ तो गाजीपुर जाने का बोलकर सुबह सुबह ही निकल गई हैं। मोहिनी, अच्छा तुम कुछ टाइम रुको, मैं ट्राई करती हूँ। शशांक, मैंने भाभी को फोन लगाया था, वह फोन नहीं उठा रही हैं। मोहिनी, एक मिनट शशांक, उसने अमिस जीजा जी को कुछ नहीं बताया? शशांक, नहीं भाई को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि वह जा रही हैं। मोहिनी, शशांक, ये अच्छा नहीं किया मधुलिका, वो हमेशा के लिए चली गई है। उसने मुझसे कहा था कि वो शेफाली की शादी के बाद अमिश जी की लाइफ से और इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। वह सिर्फ शेफाली की शादी होने तक का इंतजार कर रही थी। शशांक, भाभी सच में चली गई हैं? मोहिनी, हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है। उसने मुझसे कहा था वो डिवोर्स पेपर पर साइन करके रख देगी, तुम चेक करो जाकर, कहीं उसने सच में ऐसा तो नहीं किया है। शशांक, ओके, मैं चेक करता हूँ, उसके बाद आपको फोन करता हूँ। शशांक तुरंत जाकर अमिस के कमरे को चेक करता है। उसे डिवोर्स पेपर कहीं नहीं मिलते हैं। अमिस कमरे में आ जाता है। यहाँ क्या ढूंढ रहे हो तुम? शशांक, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर हैं जो मैंने भाभी को दिए थे, वो फोन नहीं उठा रही हैं, वही ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहे। अमिस, ठीक है, मैं तुम्हारी ढूंढने में हेल्प करता हूँ। अमिस भी पेपर ढूंढना शुरू करता है। अच्छा रुको, लॉकर में चेक करता हूँ, शायद वहाँ रख दिए होंगे। अमिस लॉकर खोलता है, पेपर्स वहीं रखे होते हैं। शशांक, शायद यहीं रखे हैं, मिल गए, ये लो। अमिस पेपर्स उठाकर शशांक को देने लगता है। तभी उसकी नज़र उन पर पड़ती है। ये डिवोर्स पेपर हैं। अमिस फटाफट से पेपर पलटता है, उस पर मधुलिका के साइन होते हैं। अमिस वहीं बेड पर बैठ जाता है। वो मुझे डिवोर्स देना चाहती थी। शशांक, भाई भाभी आपको डिवोर्स देना नहीं चाहती थी, डिवोर्स तो खुद आप उन्हें देकर विद्या से शादी करना चाहते थे। वह आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। मैं कोई और पेपर्स नहीं ढूंढ रहा था, मुझे शक था कि भाभी हमेशा के लिए घर से चली गई हैं। अब ये प्रूफ हो गया है। तभी निशा कमरे में अमिस के लिए कॉफी लेकर आ जाती है। वहाँ का माहौल देखकर वह भी हैरान थी। उसने शशांक की कही बात भाभी हमेशा के लिए घर से चली गई हैं प्रूफ हो गया है, ये सुन ली थी। निशा, शशांक भैया क्या हुआ, कौन चला गया है? शशांक, मधुलिका भाभी। निशा, मतलब मुझे समझ नहीं आया। अमिश चिल्लाते हुए, किसी को कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, भाभी आप यहाँ से चली जाइए। अमिश की तेज आवाज सुनकर सब कमरे की तरफ दौड़ कर आते हैं। क्या हो गया? सुधा जी, क्या हुआ अमिश, क्यों चिल्ला रहे हो? अमिश, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। शशांक, भाई क्यों झूठ बोल रहे हैं, मौसी जी को बता क्यों नहीं देते? सुधा जी, क्या छुपा रहे हो मुझसे? शशांक, क्या बताने की बात कर रहे हो? बाहर हॉल में आओ। शशांक, मुझे सच सच बताओ क्या बात है, मुझे लगता है कि तुम्हें पता है सब कुछ। घर के सारे सदस्य हॉल में बैठे हुए थे। शशांक, मौसी बहन मधुलिका भाभी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई हैं। मृत्युंजय अवस्थी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। क्या मतलब, हमेशा के लिए चली गई है? शशांक, मौसा जी, भाभी डिवोर्स पेपर पर साइन करके रख गई हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सुधा जी, शशांक तुम ये क्या बोल रहे हो? शशांक, मौसी जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं है तो भाई के पास ही डिवोर्स पेपर हैं। शशांक अमिश के हाथ से पेपर्स लेकर मृत्युंजय अवस्थी को दिखा देता है। मृत्युंजय अवस्थी पेपर देखने के बाद, अमिश ये सब क्या है? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अमिश,
डैड, मैंने गलती की थी मधुलिका से शादी करके। वह सब आपकी और मम्मा की जिद थी। मैं खुद उसे डिवोर्स देना चाहता था। उसने मुझे डिवोर्स देकर मेरा काम आसान कर दिया। सुधा जी और मृत्युंजय अवस्थी एक साथ बोल पड़े। कौन सा काम अमिस? वो बात यह है कि मैं आज भी विद्या से प्यार करता हूँ, इसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं इससे ही शादी करना चाहता था। जो काम पहले नहीं कर पाया, मैं वह करूँगा। ये बात मधुलिका को पता थी। मृत्युंजय अवस्थी ये बात सुनकर धम्म से सोफे पर बैठ जाते हैं और अपना सिर पकड़ लेते हैं। सुधा जी ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती हैं और अमिस को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। तू इतना नालायक निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तूने मधुलिका की जिंदगी बर्बाद कर दी। अमिस, माँ, मेरा उसके साथ में ऐसा वैसा कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, सिर्फ एक बार गलती हुई थी, उसके लिए मैं उसे सॉरी बोल चुका हूँ। उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा था। सुधा जी, तू पति पत्नी के रिश्ते को गलती कहता है? और गलती तो हमने की है तुम्हें पैदा करके। वो विद्या की तरफ मुड़कर, ये तो बेवकूफ है। क्या तुम भी बेवकूफ हो? अपना घर बर्बाद कर रही हो, इसका बसा बसाया घर बर्बाद कर रही हो। विद्या की आंखों में आंसू थे। मेरी क्या गलती है? सुधा जी, तुम काला जादू जानती हो? तुम कोई बसीकरण जानती हो क्या? तुमने इतने साल के बाद अमिस को फिर से अपने कंट्रोल में कर लिया। मृत्युंजय अवस्थी, विद्या, तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। हमारा सबका पीछा छुड़ाने का तुम क्या लोगी, बता दो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम देंगे तुम्हें। अमिस, डैड, आप विद्या से इस तरह से बात नहीं कर सकते। मृत्युंजय अवस्थी, तू भूल रहा है इस लड़की की वजह से हमारी सबकी कितनी बेइज्जती हो चुकी है। ये लड़की अगर तुझसे सच में प्यार करती होती ना, तो हर हाल में तुझसे शादी करती। ये नहीं कि तुझे छोड़कर किसी और से शादी करने के बाद अब फिर से तेरी जिंदगी में आ गई है। तब आई है जब तू इतना सक्सेस हो चुका है। सुधा जी, देखो विद्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम चली जाओ। तुम खुद सोचो, शादी करके तलाक करना इतना आसान होता है क्या? तुम चार चार जिंदगियां बर्बाद कर रही हो। चार जिंदगियां नहीं आंटी जी, 5 जिंदगियां। सभी ने पलट कर देखा तो मोनिका वहां खड़ी थी। सुधा जी, 5 जिंदगियां क्या मतलब मोना? मोनिका, विद्या और उसके हस्बैंड की, मधुलिका दी जीजू की, और साथ में अपने बच्चे की। सभी लोग मोनिका की इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। अमिस, बच्चा मतलब? मोनिका, जीजू दी प्रेग्नेंट हैं। अमिस, ये कैसे हो सकता है मोना? मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। मोनिका, शशांक जी से पूछ लीजिए, मोहिनी दीदी से पूछ लीजिए, और हमारी डॉक्टर अलका से पूछ लीजिए। आपको रिपोर्ट भी मैं दिखा दे रही हूँ। सुधा जी, उसने ऐसा क्यों किया? उसने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? शशांक, इसलिए कि अगर भाभी ये बात बता देती तो आप लोग उन्हें कहीं नहीं जाने देते। भाई के ऊपर डिवोर्स न देने का प्रेशर आ जाता और विद्या से शादी नहीं कर पाते। मृत्युंजय अवस्थी, अमिस, देख रहे हो तुम, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कितना बड़ा बलिदान कर गई। अब तुम भी उससे डिवोर्स लेकर विद्या से शादी करना चाहते हो। अमिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। विद्या उसके पास आकर, हमारा साथ शायद इतना ही था। मैं ही बेवकूफ़ थी जो फिर से तुम्हारी लाइफ में आ गई। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। अमिस, मगर विद्या, मैं बीच में फंस गया हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विद्या, ज़्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा और तुम्हारा फैसला हमारी किस्मत ने तय कर दिया है। वह तुमसे बहुत प्यार करती है, उसने ये बात साबित कर दी। मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती थी और वह तुम्हें खुश देखना चाहती थी। और मैं ये भी जानती हूँ तुम भी उससे प्यार करते हो। मैंने तुम्हें परेशान देखा है उसके लिए। अमिस, तुम मधुलिका को वापस ले आओ। सुधा जी, विद्या सही कह रही है अमिस, तुम दोनों की किस्मत का फैसला तुम्हारे बच्चे ने कर दिया है। जाओ, हमारी बहू और अपनी पत्नी को वापस घर ले आओ, उससे पहले कहीं और देर ना हो जाए। मृत्युंजय अवस्थी, हम सभी साथ में चलते, मगर इस वक्त तुम्हारा जाना ही ज्यादा जरूरी है। जाओ और उसे मनाकर वापस ले आओ। शशांक, भाई जल्दी से चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अमिस और शशांक कार में बैठकर गाजीपुर के लिए निकल जाते हैं। मधुलिका ख्यालों में डूबी हुई थी। कैसे मैनेज करूंगी सब अकेले? शायद इन्हें अब तक डिवोर्स पेपर मिल चुके होंगे। घर में भी हो सकता है पता चल गया हो सकता है मेरे घर भी पता चल गया हो। कहीं मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज भी ना पता चल गई हो। शशांक का कोई भरोसा नहीं, क्या पता बता दिया हो। ये बात सुनकर अमिश जी का क्या रिएक्शन हुआ होगा, क्या पता अभी कुछ पता भी नहीं चला हो। मुझे घर में ना देखकर किसी से पूछा भी ना होगा। मैं उन्हें बिना बताए चली आई। आखिर मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। फोन भी नहीं आया, एक कॉल तो कर ही सकते थे। मधुलिका ने अपना फोन उठाकर देखा तो ऑफ था। अपने सिर में एक चपत लगाते हुए, मैं खुद ही बेवकूफ हूँ, तब से क्या क्या सोची जा रही हूँ। कॉल कहाँ से आएगी? फोन तो सुबह ही ऑफ कर दिया था। उसने तुरंत ही अपना फोन ऑन किया।
लगभग 20 से 25 मैसेज अमिश के पड़े हुए थे और लगभग 30 कॉल्स भी उसको सभी ने किए थे। मधुलिका सब देखकर एकदम से हैरान रह गई। उसे यकीन हो गया था घर में सबको पता चल चुका है। किसी का फोन उठाना नहीं चाहती थी, न ही किसी से बात करना चाहती थी। बहुत परेशान थी, इधर से उधर टहल रही थी। इतनी बेचैनी उससे आज से पहले कभी नहीं हुई थी, मगर उसके हाथ में कुछ नहीं था। आखिर कर भी क्या सकती थी। अंत में मधुलिका उनके ख्याल से बाहर आकर अपने लिए कॉफी बनाने लगती है। तभी उसका फोन फिर से बज उठता है। शशांक उसे कॉल कर रहा था। पहले तो अवॉइड कर दिया, मगर शशांक से क्या खतरा है सोचकर उसने फोन उठा लिया। शशांक, भाभी आप कहाँ हैं? कितनी बार फोन ट्राई कर चुका हूँ, मैसेज भी किए थे, मगर आपका कोई जवाब ही नहीं आया। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे आप बात नहीं करना चाहती? मधुलिका, सारी चीजें तो तुम्हें क्लियर ही है शशांक, और अब तुम मुझे भाभी मत कहो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं रही, वो अब कोई और बनने वाली है। शशांक, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? शशांक से अमिश ने फोन ले लिया। मधुलिका, मुझे जो सही लगा मैंने वह किया, वैसे भी शशांक यही होना था, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? अमिश, मधु तुमने कोई भी डिसीजन अकेले कैसे ले लिया? मधुलिका, आखिर यही तो होना था, मैंने आपकी राहें आसान कर दी हैं, अब आप फ्री हैं, किसी से भी शादी करिए, किसी के साथ रहिए। अमिश, अच्छा, अब तुम भी फैसला कर ही रही हो तो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी दरवाजा खोलो। मधुलिका, क्या मतलब? अमिश, प्लीज ओपन द डोर। मधुलिका, मैं डोर क्यों ओपन करूं, क्या बात है? अमिश, कोई तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा है इसीलिए। मधुलिका बात करते करते ही दरवाजा खोलती है। सामने अमिश खड़े थे। मधुलिका उन्हें आंखें फैलाकर देखती ही रह गई। अमिश, अब ऐसे ही खड़ी रहोगी कि अंदर आने दोगी? मधुलिका एक साइड में हो जाती है। आप यहाँ? अमिश, क्यों आ नहीं सकता हूँ? मधुलिका, नहीं, क्योंकि हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन करके रख दिया था। अमिश, तुम्हारे डिवोर्स पेपर पर अकेले साइन करने से क्या होता है, जब मैं करूंगा तभी तो होगा ना। मधुलिका, तो क्या प्रॉब्लम है? मेरी तरफ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई ना, अब आप आराम से साइन करके मुझसे छुटकारा पा लीजिए। अमिश मधुलिका की दोनों बाहें पकड़कर, तुमने क्या सोचा है इतनी आसानी से डिवोर्स हो जाएगा? मधुलिका, क्यों नहीं हो जाएगा? अमिश उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगता है। मधुलिका, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अमिश, अपने बंगले पर। मधुलिका, मगर क्यों? मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अमिश, क्योंकि तुम्हारी वहाँ कुछ यादें हैं, कुछ सामान भी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा कुछ भी सामान मेरे पास रहे। मैंने वहाँ पर सामान पैक करवाने के लिए, चलो आपका सामान उठाकर ले आओ। मधुलिका की आंखों में अमिश की ये बात सुनकर आंसू निकलने लगते हैं। मन ही मन सोचती है, मुझे लगा था कि शायद मुझे वापस ले जाने आए हैं, मगर ये तो अपने बंगले पर मेरी कोई चीज भी नहीं रखना चाहते। अमिश उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर और खुद ही उसके आवास को लॉक करके अपने बंगले पर ले आता है। मधुलिका को अमिश जबरदस्ती अपने बंगले के अंदर ले जाता है। वो मेन हॉल में पहुंचते हैं। सब एक साथ वेलकम होम की आवाज में चिल्लाते हैं। मधुलिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। दोनों फैमिली एक साथ थी और विद्या भी। मधुलिका अमिश की तरफ देखकर इशारों में, ये सब क्या है? सुधा जी उसके पास आकर, मैं इस दुनिया में सबसे लकी सास हूँ जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। मधुलिका, मगर माँ मैंने क्या किया है? मृत्युंजय अवस्थी, बेटा हम सबको कुछ पता है, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो मधुलिका की मम्मी के पास आकर और गुड न्यूज किसी को नहीं बताई थी, तो मुझे तो बता सकती थी ना, तुम्हारी माँ हूँ। मधुलिका, कौन सी गुड न्यूज? अमिश, तुम्हें अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे और बाकी सबको पता चल चुका है, तुम प्रेग्नेंट हो। मधुलिका ने अमिश के मुंह से ये बात सुनकर मोना और शशांक की तरफ घूरते हुए देखा। मोनिका, दी मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने पहले कुछ नहीं बताया है, शशांक जी ने मुझसे कहा था, इसीलिए मैंने बता दिया। मधुलिका को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ, मगर विद्या को देखकर फिर से असहज हो गई थी। उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देखकर विद्या उसके पास आकर, सॉरी मधुलिका, मैंने आपकी लाइफ में इतना सब कुछ कर दिया, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, मुझे छोटी बहन समझकर माफ कर देना। मधुलिका, इट्स ओके विद्या, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, अंत भला तो सब भला, कहकर मधुलिका ने विद्या को गले से लगा लिया। विद्या, आप इतनी अच्छी हैं, सच में बहुत अच्छी, क्या मैं आपको दीदी कह सकती हूँ? मधुलिका, तुम्हारा जो मन हो वो तुम कह सकती हो। विद्या, दीदी आपने मुझे माफ कर दिया, उसके लिए बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं। मधुलिका, जब दीदी कहा ही है तुमने मुझे, तो मेरी एक बात मानोगी? विद्या,
आप जो भी कहोगी हर बात मानूंगी। मधुलिका, तुम्हें भी अपने हस्बैंड के पास वापस चले जाना चाहिए। ऐसे ही रिश्ते नहीं खत्म करते। अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करो, सब अच्छा हो जाएगा। 2 दिन बाद मधुलिका अपने ऑफिस से देर रात वापस आती है। अमिश को बंगले के बाहर ही देखकर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमिश, कुछ नहीं, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो मधुलिका का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। मधुलिका, इतना अंधेरा क्यों है? लाइट्स ऑफ क्यों है? अमिश, कुछ नहीं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो मधुलिका की आंखों पर अपनी हथेली रखकर उसे अपने बेडरूम में ले जाता है। रूम को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। मधुलिका ये सब देखकर अमिश की ओर पलटकर, ये सब क्या है? अमिश, सॉरी मधु, सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैं तुम्हें सॉरी नहीं कह पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मधुलिका, नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक वक्त था जो गुजर चुका है। अमिश, तुम सच में बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया। एक बात कहूँ? मधुलिका, हम। अमिश, मुझे तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। जब तक तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख नहीं लेता हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं आता। उस दिन तुम मुझे बिना बताए घर से चली गई थी। मैं बहुत बेचैन हो गया था। मधुलिका, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आपको मेरी जरूरत थी, आप तो किसी और। मधुलिका कुछ और बोलती, इसके पहले ही अमिश उसके मुंह पर अपनी हथेली रख देता है। किसी और से नहीं, बल्कि तुमसे। मधुलिका आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखती है। अमिश, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे चले आने के बाद डिवोर्स पेपर पर तुम्हारे साइन देखकर मुझे इतना बुरा फील हो रहा था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मधुलिका, आपको क्यों बुरा फील होने लगेगा? आप ये सब प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। अमिश, मैं कुछ भी प्रेशर की वजह से नहीं कर रहा। मधुलिका, आपको इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। मधुलिका के मुंह से ये बात सुनकर अमिश को गुस्सा आ जाता है। उसकी दोनों बाहें कसकर पकड़ लेता है और उसे दीवार से सटाकर, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे ऊपर किसी का भी कोई प्रेशर नहीं है। मधुलिका, तो क्यों कर रहे हैं? अमिश, बिकॉज आई लव यू डैम इट, और उसे खींचकर अपने गले से लगा लेता है। 3 साल बाद, जगह वाराणसी, संडे, और घड़ी सुबह के 11 बजा रही थी। अमिश सोकर उठा, मधुलिका को आवाज दी, मधु मधु। विजय सर्वेंट दौड़कर आया, जी साहब, वो मैडम घर पर नहीं है। अमिश, कहाँ गई है? विजय, मैडम दोनों बच्चों, जो कि ट्विंस थे, को लेकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए गई हैं। अमिश, मुझे बिना बताए चली गई। कितना टाइम हो गया है? विजय, वह शायद आपसे नाराज हैं। उन्हें गए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अमिश, वो मुझसे नाराज क्यों हैं? विजय, साहब जी, आप याद करिए आज क्या है। अमिश याद करने की कोशिश करता है। तभी विजय के फोन पर मधुलिका का फोन आता है। कलेक्टर साहब उठे कि अभी भी सो रहे हैं? विजय, साहब जाग गए हैं, मगर अभी भी बिस्तर में ही हैं। मधुलिका, तुमने कुछ बताया तो नहीं? बताना भी बिल्कुल मत। विजय अमिश की ओर देखते हुए, मैडम जी, मैंने साहब को बिल्कुल नहीं बताया कि आज आपकी और साहब की मैरिज एनिवर्सरी है। अमिश ये सुनकर अपना सर पकड़ लेता है। ओह नहीं, आज तो कांड हो जाएगा। मधुलिका, धीरे से बोलो, कहीं सुन ना लें। चलो फोन रखती हूँ। अमिश उसको थैंक्स बोलता है, तुमने टाइम पर मुझे बचा लिया, वरना आज तो कांड हो जाता। अमिश तुरंत ही किसी को कॉल करके कुछ अरेंजमेंट्स करवाने को कहता है। मधुलिका वापस आ जाती है। उसके बाद भी अमिश ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। मधुलिका को बहुत गुस्सा आता है, कुछ याद ही नहीं है इन्हें। उसी शाम अमिश, मधु तुम रेडी हो जाओ और बच्चों को भी रेडी कर दो। मधुलिका खुश हो गई। शायद इन्हें याद था, हो सकता है सरप्राइज देना चाहते हो। वो जल्दी जल्दी बच्चों को रेडी कर देती है और खुद हो रही होती है। अमिश जी, हम कहाँ जा रहे हैं? अमिश, अरे वो अपने एसपी के एनिवर्सरी है ना, वहीं चल रहे। इतना सुनकर मधुलिका का मूड खराब हो गया। दूसरों की एनिवर्सरी पार्टी पर जा रहे हैं, मगर अपनी एनिवर्सरी याद नहीं। वो पार्टी में पहुंचते हैं, वहां सब वेट कर रहे होते हैं। मधुलिका एकदम से सरप्राइज रह जाती है। अमिश की ओर मुड़कर, आपको याद था? अमिश, ये दिन भला कोई भूल सकता है? थैंक्स मधु, मेरी लाइफ में आने के लिए, इतने प्यारे प्यारे बच्चों का फादर बनाने के लिए। मधुलिका उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। अमिश, मैंने कभी भी तुम्हें ठीक से प्रपोज तक नहीं किया, मगर आज करना चाहता हूँ। और वहीं सबके सामने घुटनों के बल बैठकर मिसेस मधुलिका अमिश अवस्थी, आई लव यू वेरी मच, और फिर अपनी पॉकेट से एक डायमंड रिंग निकालकर उसे पहना देता है। मधुलिका, थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। मैं चाहती हूँ हर जन्म में आप सिर्फ मेरे हों। जितने भी लोग वहाँ थे, सभी ताली बजाते हुए साथ में
ओ करके चिल्ला रहे थे। मधुलिका शर्माकर अपना चेहरा अमिश के कंधे पर छुपा लेती है। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।